हेलो 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 हेलो। अरे ये क्या देख लिया? लेक्चर नंबर 2 पी ब्लॉक शुरू करते हैं तो। हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कल हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा था बेटा। इनर्ट पेयर इफेक्ट सभी को समझ में आ गया? इनर्ट पेयर इफेक्ट सभी को समझ में आ गया है? एक तो बेटा प्रॉब्लम पता है क्या हो जाती है, जैसे अभी क्लास शुरू करने वाले हैं, अब ऐसा कुछ देख लिया अगर गलती से, तो वो पूरी क्लास के टाइम दिमाग में वही घूमता रहेगा, है ना? तो हाँ चलो, फोकस इधर, वापस मेरी तरफ सभी लोग ध्यान से। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। तो पी ब्लॉक की बात कर रहे थे बेटा, और कल हमने सीखा था बैक बॉन्डिंग, याद है ना? कल एक बहुत ही जरूरी फंडा हमने सीखा था। कल मैंने आपको बताया था किस तरीके से इनऑर्गेनिक आपको दुनियादारी सिखाती है। डिक्रीजिंग वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, रिड्यूसिंग पावर वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है? अरे बेटा देखो, तुमसे ऐसे बोला गया कि कार्बन+2, सिलिकॉन+2, जर्मेनियम +2 और टिन+2 और लेड+2। अब तुमको यह मालूम है कि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ऐसे से ऐसे जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रही है, ठीक है? यानी कि ये +2 में रहना ज्यादा पसंद करेगा इन कंपैरिजन टू ये, ठीक है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा कि बताओ इनमें से कौन +4 में जाने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा? कार्बन +4 में जल्दी जाएगा या लेड +4 में जल्दी जाएगा? तो आप क्या बोलोगे कि सर लेड+2 तो ज्यादा स्टेबल है, तो फिर ये +4 में जाने की टेंडेंसी कम रखेगा, ठीक है? ये +4 में जाने की टेंडेंसी कम रखेगा। असर नजर आ रहा है ना? लेड +2 से +4 में जाने की टेंडेंसी कम रखेगा, कार्बन ज्यादा रखेगा। तो अगर आपसे ऐसे ना पूछ के ऐसे पूछ लिया जाए कि रिड्यूसिंग नेचर किसका ज्यादा होगा, तो रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या है? रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या है? सर सिलेक्शन के बाद आपका जैकेट चाहिए। हाँ अरे बिल्कुल बेटा, सिलेक्शन के बाद ये जैकेट का तुम मुझे ही ले जाना घर, चलेगा? ठीक है ना? जैकेट पक्का, जो भी 700 नंबर लेकर आएगा वो ये जैकेट ले जाना, ठीक है? बड़ा बैच है तो थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ा देते हैं, 720 में से 720 कर देते हैं इस बार, क्योंकि 720 में से 720 जो रहेगा वो थोड़ा सा टफ रहेगा, है ना? तो जो 720 लेकर आएगा बेटा उसको ये जैकेट मिलेगा, और जैकेट के साथ ये पूरा का पूरा इंसान भी मिलेगा, ठीक है? अगर तुम्हें ये इंसान नहीं चाहिए, सिर्फ जैकेट चाहिए, तो उसके लिए चलो ठीक है, 720 में से 720, मतलब तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? पक्का? कौन कौन लेकर आएगा 720 में से 720? हाँ, और मेरे पास बीएमडब्ल्यू भी है, मालूम है ना तुम लोगों को? वो बीएमडब्ल्यू भी दूंगा मैं तुम लोगों को, तो जिसको भी बीएमडब्ल्यू चाहिए 720 में से 720 पक्का, ठीक है? 719 पर, 719 पर, हाँ चलो ये कर लेते हैं। जो इस बार 719, चलो ठीक है 718 भी अगर कोई ले आया इस बार, जैसे कि पिछली बार कई लोग लेकर आए थे, अगर 718 या 719 लेकर आते तुम लोग, तो फिर तुम लोग मुझे भी साथ ले जाना, ठीक है? क्योंकि ऐसी किस्मत का तो मैं खुद गुलाम होना चाहूंगा कि भाई 719 ही नंबर आ गए, ठीक है? तो 719 ले आओ, जैकेट के साथ मुझे भी ले जाना, और 720 अगर आते हैं तो जैकेट भी ले जाना और मेरा बीएमडब्ल्यू भी ले जाना, ठीक है? चलो बेटा आगे बढ़े। तो हम बात ये कर रहे थे कि +4 में जाने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, यानी कि रिड्यूसिंग नेचर किसका ज्यादा है? तो अब +4 में कौन जल्दी जाना चाहेगा? ये अपने को मालूम है, कार्बन जाना चाहेगा। तो +4 में जाएगा तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके जाएगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यानी कि इसका होगा ऑक्सीडेशन और इसका होगा ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जाना चाहेगा मतलब टेंडेंसी रखना चाहेगा, इसका मतलब इसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगा और इसका कम होगा। तो डाउन द ग्रुप क्योंकि +2 की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज हो रहा है। यही चीज तो कल समझाई थी, लेकिन
तुम्हारी बुद्धि में घुस ही नहीं रही है ये बात, इतनी आसान है। ठीक है। हाँ बेटा बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। 720 में 720 ले आओ, फिर तुम जो बोलोगे वो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। कल हमने बैक बॉन्डिंग सीखी थी, और बैक बॉन्डिंग में हमने क्या सीखा था? बैक बॉन्डिंग में हमने क्या सीखा था बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट सीख ली थी हमने। क्या ली थी कि बीबी आएगी तो क्या लेकर आएगी? स्टेबिलिटी लेकर आएगी, स्टेबिलिटी लाएगी। ये कल हमने फंडा सीख लिया था, है ना? बीबी आएगी, स्टेबिलिटी लाएगी। और हमने एग्जांपल लिया था कौन सा? BF3 मॉलिक्यूल का। BF3 मॉलिक्यूल में हमने ये देखा था कि फ्लोरीन और बोरॉन के बीच में ऐसे ऐसे कुछ तो भी 3 स्ट्रक्चर बने थे, है ना? इनके बीच में ऐसे कुछ 3 स्ट्रक्चर थे बेटा हमारे पास। रेजोनेंस हुआ था, ठीक है। ये बॉन्ड ऐसे बैक बॉन्डिंग हो गई थी इधर इनके बीच में, ये इधर भी बन सकता था और इधर भी बन सकता था। तो अपने को एक रेजोनेंस का केस नजर आ रहा है यहां पर। एक पाई बॉन्ड है जो कि डिलोकलाइज हो रहा है इन तीनों पोजीशन पे। तो ये तीनों हो गए बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इनका रेजोनेंस हाइब्रिड हमने किस तरीके से बनाया था? रेजोनेंस हाइब्रिड हमने इस तरीके से बनाया था। ये एक पाई बॉन्ड 3 जगहों पर डिलोकलाइज हमने करवा दिया था। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर हमें मिलना चाहिए था 1, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर मिलता है कितना बेटा? 1.33। इसलिए बी एफ बॉन्ड लेंथ जितनी मिलनी चाहिए थी उससे थोड़ी सी कम मिलती है। ठीक है, उससे थोड़ी सी कम मिलती है। ठीक है, और ऐसा सब किसकी वजह से हुआ था? बैक बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि कब बैक बॉन्डिंग होगी और कब नहीं होगी? या चलो पहले एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन जो इस पर पूछा जाता है इंपॉर्टेंट वाला वो डिस्कस करते हैं। ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड कैरेक्टर, ये हमें पूछा गया है। हाँ बेटा, तुम लोगों का प्यार देख के रोना आ गया मुझे। इतना प्यार। इतना प्यार मिल गया कि रोना ही आ गया है। चलो बेटा बताओ, ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होगा? BF3, BCl3, BBr3 और BI3 में बताओ क्या होगा? बताओ बेटा। क्या ऑर्डर होना चाहिए भाई? अब तो ऑर्गेनिक पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने, अब तो बताओ। ये होना चाहिए था, है ना?
लेकिन अगर यही ऑर्डर होता तो हम इसको ऐसे अलग से थोड़ी पढ़ रहे होते। अगर यही ऑर्डर मिल गया होता तो फिर तो ऑर्गेनिक के बेस पे ही हो जाता ना काम, कि उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है तो लुईस एसिड कैरेक्टर उसका बढ़ जाएगा। देखो बेटा ध्यान देना, BF3 मॉलिक्यूल, ये बोरोन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल रहेगा, है ना, इन सभी के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। कल कुछ बढ़िया से पॉइंट बताए थे कि बोरोन या इसकी फैमिली वाले जब भी 3 बॉन्ड बनाएंगे तो इनके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल अगर लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब इसको लोन पेयर दिया जा सकता है। तो सपोज एक लोन पेयर आया या कोई भी लुईस बेस आया, कोई भी लुईस बेस आएगा लोन पेयर लेकर आएगा, ठीक है, ये इसका लुईस बेस का लोन पेयर है, ये लोन पेयर लेकर आएगा और ये इसको लोन पेयर देने की टेंडेंसी रखेगा, ठीक है। ऐसे ही कोई लुईस बेस अगर इसके पास आएगा और अपना लोन पेयर इसको देने की टेंडेंसी रखेगा, ठीक है। तो याद मैंने क्या बताया था कि बीबी आती है तो स्टेबिलिटी लाती है। इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है। अब अगर इसमें बैक बॉन्डिंग हो गई, जब बीबी घर में ही है, स्टेबिलिटी है, तो फिर कहीं बाहर से क्यों किसी से ये कुछ लेगा? नहीं ले पाएगा, चाह के भी नहीं ले पाएगा, बीबी लेने ही नहीं देगी। अरे मेरा मतलब ये है कि इसमें बैक बॉन्डिंग है तो इसका जो वेकेंट ऑर्बिटल था बेटा, इसका वेकेंट ऑर्बिटल ये फ्लोरीन ने बैक बॉन्डिंग करके फिल कर दिया। और ये अगर वेकेंट ऑर्बिटल फिल हो गया तो इसी में तो लोन पेयर लेना था उसको लुईस एसिड की तरह बिहेव करने के लिए। अब वो वेकेंट ऑर्बिटल ड्यू टू बैक बॉन्डिंग फिल हो गया तो अब वो बाहर से किसी से ले ही नहीं पाएगा, नहीं ले पाएगा तो लुईस एसिड कैरेक्टर शो ही नहीं कर पाएगा। तभी तो मैंने बोला था कि जब भी बीबी आती है तो स्टेबिलिटी लाती है, और इसमें क्योंकि बीबी आ गई है तो बाहर वाली अब कोई नहीं आएगी, घर में ही बीबी आ गई है, इसका मतलब यहां पर इसका वेकेंट ऑर्बिटल बेटा बैक बॉन्डिंग की वजह से भरा हुआ है। उसका उतना वेकेंट होना यहां पर पॉसिबल नहीं है कि ये किसी लुईस बेस से इजीली लोन पेयर एक्सेप्ट करके अपना लुईस एसिड कैरेक्टर शो कर सके, ठीक है। अच्छा यहां पर जो बैक बॉन्डिंग हो रही है बेटा, यहां पर जो बैक बॉन्डिंग हो रही है, इसमें याद है ना बोरोन का कौन सा वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा था? 2p ऑर्बिटल, कल बताया था आपको। इधर फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर जाएगा? 2p ऑर्बिटल। तो ये जो पाई डेटिव बॉन्ड बन रहा है, ये जो बैक बॉन्डिंग हो रही है, इस पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये कौन से ऑर्बिटल से मिलकर बन रहा है बेटा? 2p और 2p से मिलकर बन रहा है। यानी कि हम ऐसा बोलते हैं यहां पर कि 2p पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है। कौन से बैक बॉन्डिंग हो रही है? 2p पाई, ठीक है। कोई नाटी वाटी नहीं, कॉन्सेप्ट चल रहा बहुत इंपॉर्टेंट। क्या नाटी? इधर देखो, अब BI3 की बात कर रहे हैं पर, है ना। BI3 में भी बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है क्योंकि आयोडीन के पास लोन पेयर है, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये भी बैक बॉन्डिंग कर सकता है देकर। लेकिन यहां जो बैक बॉन्डिंग होगी बेटा, उसमें बोरोन का तो 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन आयोडीन क्योंकि 5th पीरियड का एलिमेंट है तो इसका 5p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा ना। वो फ्लोरीन सेकंड पीरियड का था तो उसका 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा था, इसका तो 5p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। यानी कि यहां पर जो बैक बॉन्डिंग होगी बेटा वो कौन सी होगी? 2p पाई 5p पाई। तो बेटा आपके पास दो पाई बॉन्ड हैं, एक ये वाला एक ये वाला, इन दोनों में से कौन सा पाई बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा? ये वाला स्ट्रांग रहेगा, यानी कि इसकी बीबी मजबूत है, इसकी गुद्दी पकड़ी हुई है, मतलब ये वेकेंट ऑर्बिटल को बैक बॉन्डिंग ने भरा हुआ है, पकड़ा हुआ उस ऑर्बिटल को, नहीं जाने देंगे, बाहर से नहीं लेने देंगे, क्या कुछ भी कर लो। अब यहां पर क्योंकि बैक बॉन्डिंग वीक है, ये 2p पाई 5p पाई तो बहुत वीक ओवरलैपिंग होगी, यानी कि ये बैक बॉन्डिंग बहुत वीक है, यानी कि यहां पर बोरोन का जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो अब बाहर से लोन पेयर इसके कंपैरिजन में तो इजीली ले सकता है। तो जिसकी बीबी स्ट्रांग रहेगी उसको बाहर से कुछ लेने ही नहीं देगी, नजर ही नहीं मारने देगी बाहर, और जिसकी बीबी वीक रहेगी, इनऑर्गेनिक सिर्फ
सब्जेक्ट नहीं, दुनियादारी है, दिखाता है दुनियादारी। तो बेटा अगर बैक बॉन्डिंग वीक है या है ही नहीं, तो बाहर से लोन पेयर लेने की टेंडेंसी ज्यादा, लोन पेयर लेने की टेंडेंसी ज्यादा, तो इसका मतलब समझ में आ गया, ये इजीली लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इसका लुईस एसिड कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहां पर वेरी पुअर एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग है, इसीलिए वेकेंट ऑर्बिटल कैन एक्सेप्ट lone pair from Lewis base easily। और क्योंकि यहां पर मजबूत बैक बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग बीवी है भाई इसकी, इसकी तो गुद्दी मरोड़ दी उसने, इसको लेने ही नहीं दिया किसी लुईस बेस से, तो स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट या वी कैन से इफेक्टिव एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन BF3। So vacant orbital of boron is now occupied and hence tendency to accept electron pair is less, electron pair from any Lewis base is less। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अबे यहां इतनी इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है, उधर वहां चैट में तुम लोग पता नहीं क्या बकवास किए जा रहे हो हैं। बात समझ में आई बेटा? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, लुईस एसिड कैरेक्टर का ऑर्डर अपने से एग्जाम में पूछा जाता है, BF3 BCl3 BBr3 BI3। तो क्या हो रहा है यहां पर, जैसे जैसे अपन यहां से यहां जा रहे हैं तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग डिक्रीज हो रहा है बेटा, है ना, क्योंकि यहां पर 2p पाई बॉन्ड है, यहां पर 2p पाई 3p पाई बन जाएगा क्योंकि क्लोरीन थर्ड पीरियड का है, यहां पर 2p पाई 4p पाई बन जाएगा क्योंकि ये फोर्थ पीरियड का है, और इधर 2p पाई 5p पाई बॉन्ड बन रहा है, तो इधर से इधर जा रहे हैं तो बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो वो वेकेंट ऑर्बिटल वेकेंट रहने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है, और वेकेंट रहने की पॉसिबिलिटी अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब लुईस बेस से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेज, लुईस एसिड कैरेक्टर इंक्रीजेज, लुईस एसिड कैरेक्टर इंक्रीजेज। ठीक है, ये तो हो गया ये पर्टिकुलर एग्जांपल जो अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इससे रिलेट करके एक एग्जांपल और करवाया जाता है, वो अपनी एनसीईआरटी में तो नहीं है, मतलब इनऑर्गेनिक में तो नहीं है, पर हो सकता है तुमसे ऑर्गेनिक में पूछा गया हो वो क्वेश्चन। अगर तुमने ऑर्गेनिक पढ़ लिया है पूरा तो हो सकता है ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया हो, ये कर लिया। अगर मैं यही क्वेश्चन तुमसे SiF4 SiCl4 SiBr4 और SiI4 के लिए कर लूं तो अब क्या आएगा, यहां पर भी वही है, बैक बॉन्डिंग वगैरह सब वही है, लेकिन अब यहां पर लुईस एसिड कैरेक्टर का ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड कैरेक्टर क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर ऑर्डर वही आता है जो आना चाहिए। वहां पर बोरोन के पास बेटा सिर्फ एक वेकेंट ऑर्बिटल था, सिर्फ एक, तो वो बैक बॉन्डिंग की वजह से फिल हो गया था, लेकिन यहां पर जो सिलिकॉन है ना बेटा, सिलिकॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स की भरमार है, सिलिकॉन के पास 3d ऑर्बिटल्स वेकेंट हैं बहुत सारे, तो फ्लोरीन अगर बैक बॉन्डिंग यहां पर कर भी लेगा, जैसे फ्लोरीन ने यहां पर बैक बॉन्डिंग कर भी ली,
तो भी अभी चार चार और वेकेंट ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, जबकि यहां पर फ्लोरीन के बैक बॉन्डिंग करने की वजह से वेकेंट ऑर्बिटल ही खत्म हो गए थे, इसलिए लोन पेयर नहीं ले पा रहा था। लेकिन यहां पर सिलिकॉन के पास बेटा और भी वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं। इसका मतलब अब ये लोन पेयर अगर किसी से लेना भी चाहेगा तो वेकेंट ऑर्बिटल बहुत सारे भाई, आराम से ले लेगा। इस वाले ऑर्बिटल को बैक बॉन्डिंग में दे भी दिया तो अभी चार ऑर्बिटल और हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है तो लोन पेयर लेने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। यहां पर क्या हुआ था देखो, माइनस आई इफेक्ट तो इधर ही ज्यादा था। मतलब अगर अपन बैक बॉन्डिंग को कंसिडर ना करें और ये देखें कि किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। तो लोन पेयर तो पहले इसी के पास आया था देने के लिए, पर यहां पर क्योंकि वो वेकेंट ऑर्बिटल बैक बॉन्डिंग की वजह से भरा हुआ था, तो अब आया तो था देने पर जगह नहीं थी, इसीलिए मजबूरी में कहां जाना पड़ा, वहां जाना पड़ा जहां पर वेकेंट था, वहां जाना पड़ा जहां पर वेकेंट था। ठीक है, जैसे कि अभी अपने कई स्पैमर भाई लोग हैं, तो ये जाते हैं जैसे कई लेजेंड में जाते हैं, वहां स्पैमिंग करते हैं, फिर वहां से इनको ब्लॉक कर दिया जाता है, या किसी और 2.0 के अलावा 3.0 के हैं या 1.0 के हैं तो वहां ब्लॉक हो जाते हैं, तो फिर इनको बेचारों को यहां पर आना पड़ता है ना। बिल्कुल वैसे ही लुइस बेस को उधर जाना पड़ा, है ना। यहाँ के लोग जैसे जिन पर मैं ध्यान नहीं देता तो वहां जाके वो लेजेंड वालों को परेशान करने पहुंच जाते हैं, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही सिस्टम है बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, आ गई बात समझ में? अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल, ये लिख लो और ये भी लिख लो, फटाफट से लिखो इसको। ये तो हो गया बैक बॉन्डिंग। अच्छा सर ये तो ठीक है, बैक बॉन्डिंग कहां होगी कहां नहीं होगी ये कैसे पता लगाएंगे? बैक बॉन्डिंग कहां होगी कहां नहीं होगी कैसे पता लगेगा? लिखो फटाफट से। अब वो क्या है, लेजेंड में सिलेबस भी खत्म हो गया है ना, तो अब फ्री हो गई है, इनकी तो जॉब ही चली गई स्पैमर्स की तो, है ना। तो अब ये क्या करेंगे, अब ये अपने ये अल्फा वालों को ही परेशान करेंगे ये। हम्म। सर स्पैमर्स को हमारे स्कूल भेज दो एक बार। नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा। पिछली स्लाइड, पिछली स्लाइड लो, जल्दी लिखो यार, ये ऐसे धीरे धीरे लिखोगे तो पी ब्लॉग ही पता नहीं कितना खिंच जाएगा। मैं चाह रहा हूँ इसको 4-5 लेक्चर में फटाफट से खत्म कर दें अपन लोग। जल्दी लिखो बेटा इसको। है ना। तो अब हम ये पता लगाएंगे कि कैसे, कैसे हमें पता चलेगा कि कहाँ बैक बॉन्डिंग है कहाँ नहीं है, कहाँ पर स्ट्रांग है कहाँ पर वीक है, ये कैसे पता लगेगा? तीलियल हो रहा है क्या सभी? तो तीलियल, तीलियल होते लेना चाहिए थीते। चलो आगे बढ़े, लिखो कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग, क्या कंडीशन होती है बैक बॉन्डिंग की? देखो बेटा बैक बॉन्डिंग क्या है, बैक बॉन्डिंग है किसी भी मॉलिक्यूल में पाई डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाना। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर पाई डेटिव बॉन्ड बन रहा है तो इसका मतलब उसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये इंट्रामोलिक्यूलर लुइस एसिड लुइस बेस इंटरेक्शन है। इंट्रामोलिक्यूलर लुइस एसिड लुइस बेस इंटरेक्शन है। और अगर ये इंट्रामोलिक्यूलर लुइस एसिड मतलब इंट्रामोलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, अब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है तो जब भी बैक बॉन्डिंग होगी तो सिग्मा तो ऑलरेडी बना हुआ है, पाई ही बनेगा, इसीलिए बैक बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, ये पाई डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन है।
है ना। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में अगर पाई डेटिव बॉन्ड बन रहा है तो मत समझ जाना कि उसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। दूसरा, अब वो जो पाई डेटिव बॉन्ड बन रहा है बेटा, वो पाई डेटिव बॉन्ड भी, पाई बॉन्ड की क्या एक्चुअली में ओवरलैपिंग वीक होती है, क्योंकि वो साइडवेज ओवरलैप करता है ना, तो ओवरलैपिंग क्या होती है उसकी, वीक होती है। तो जो पाई बॉन्ड बन रहा है उसकी ओवरलैपिंग इफेक्टिव होनी चाहिए। ओवरलैपिंग कैसी होनी चाहिए, इफेक्टिव। मतलब ओवरलैपिंग ऐसी होनी चाहिए जैसे कि 2p पाई ओवरलैपिंग है, ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ पाई बॉन्ड है ना। जैसे 2p पाई 3d पाई ये इफेक्टिव है, 2p पाई 3p पाई ये इफेक्टिव है। तो अगर आपको इन तीनों में से कोई एक ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है, इसका मतलब समझ जाना कि वो स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग है, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग है। और इन तीनों के अलावा कोई और ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है तो समझ जाना कि वो बैक बॉन्डिंग बहुत वीक है और कंसिडरेबल नहीं है, ठीक है। और इन तीनों में भी स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये रहता है, पता है ना, साइज में छोटे हैं तो ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग। अब यहां पर दोनों जगह एन का वैल्यू सेम है तो डायरेक्शनल नेचर से देख लेंगे, तो डी का डायरेक्शनल नेचर ज्यादा है तो ये ज्यादा बेटर इफेक्टिव ओवरलैपिंग करेगा इसके कंपैरिजन में। याद आ रहा है वीबीटी केमिकल बॉन्डिंग का? मतलब बी भी स्ट्रांग होनी चाहिए, हाँ बी भी स्ट्रांग ही होनी चाहिए बेटा। ये वाला पॉइंट तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि एक एलिमेंट तो सेकंड पीरियड का होना ही चाहिए। बैक बॉन्डिंग जब भी आपको देखनी ना, तो एक एलिमेंट तो सेकंड पीरियड का होना ही चाहिए, और जो दूसरा एलिमेंट है बैक बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो सेकंड पीरियड का या फिर थर्ड पीरियड का, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अगर ऐसा सीन नजर आ रहा है आपको तो इसका मतलब बैक बॉन्डिंग है। इसके अलावा नजर आ रहा है, जैसे मान लो दोनों थर्ड पीरियड के नजर आ गए, एक सेकंड पीरियड का एक फिफ्थ पीरियड का नजर आ गया, तो फिर उसको हम बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव कंसिडर नहीं करते। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। आप मुझे बताओ कि किस में बैक बॉन्डिंग है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि बताओ बेटा BF3 में बैक बॉन्डिंग है क्या, तो आपने देखा कि भाई साहब BF3 में एक एलिमेंट बोरोन है, एक फ्लोरीन है। अब बोरोन के पास, बोरोन ने 3 बॉन्ड बनाया मतलब वेकेंट ऑर्बिटल है, फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है मतलब इसके पास लोन पेयर है तो ये लुईस बेस है। तो एक ही मॉलिक्यूल में लुईस एसिड लुईस बेस इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर लुईस एसिड लुईस बेस इंटरेक्शन हो रहा है, तो यहां पर एक पाई डेटिव बॉन्ड बन सकता है। और पाई डेटिव बॉन्ड बन सकता मतलब बैक बॉन्डिंग हो सकती है। बस एक कंडीशन ये है कि वो पाई डेटिव ढंग का होना चाहिए, इफेक्टिव अच्छे से ओवरलैपिंग उसकी होनी चाहिए। तो वो कैसे पता लगाएंगे कि एक सेकंड पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए और दूसरा सेकंड या थर्ड का होना चाहिए, दूसरा सेकंड या थर्ड का होना चाहिए। तो हमने देखा यहां पर कि एक सेकंड पीरियड का दूसरा भी सेकंड पीरियड का, मतलब डन, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। मैंने आपसे पूछा बताओ बेटा BCl3 में बैक बॉन्डिंग है क्या, आपने देखा कि सर बोरोन है और 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, और बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है, और दोनों एक सेकंड पीरियड का है एक थर्ड पीरियड का है। डन सर, बैक बॉन्डिंग है इसमें, ठीक है। मैंने आपसे पूछा बेटा कि बताओ NF3 में बैक बॉन्डिंग है क्या, आपने देखा कि सर नाइट्रोजन लगा हुआ है, इस पर फ्लोरीन लगा हुआ है, यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर फ्लोरीन है, ठीक है। क्या नाइट्रोजन के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल है? नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए बेटा, कोई वेकेंट ऑर्बिटल यहां पर प्रेजेंट नहीं है, नाइट्रोजन के पास होता ही नहीं वेकेंट ऑर्बिटल। फ्लोरीन की बात करें, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल की तो बात ही नहीं कर रहे अपन, यहां पर लोन पेयर्स हैं, तो यहां पर बेटा कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं रखे हुए हैं, सिर्फ लोन पेयर ही लोन पेयर हैं। तो जब लोन पेयर ही लोन पेयर होंगे और लेने की जगह ही नहीं है तो देंगे किसको, तो यहां पर कोई भी, ये तो पहली कंडीशन ही फॉलो नहीं कर रहा, यानी कि यहां पर बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछता हूं बेटा OF2 में बैक बॉन्डिंग है क्या, OF2 में बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है क्या, तो आप बता सकते हो क्या कि सर यहां पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है लेकिन कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है लेकिन कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है तो पहली कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रही है, यहां पर बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे ऐसा एग्जाम्पल ले लूं, कैसा एग्जाम्पल ले लूं, जैसे PF3 ले लिया मैंने, PF3 देखो बेटा ध्यान से देखना, PF3 फ्लोरीन लगा हुआ है,
फास्फोरस के पास लोन पेयर है, फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा अपने घुटनों को खुजाओगे, तो तुम्हें याद आएगा क्या कि फ्लोरीन तो थर्ड पीरियड एलिमेंट है और इसके पास वेकेंट 3D ऑर्बिटल्स हैं। और अगर वेकेंट 3D ऑर्बिटल्स हैं तो ये फ्लोरीन उनमें लोन पेयर दे सकता है और बैक बॉन्डिंग हो सकती है। तो पहली कंडीशन तो पॉसिबल है, इंट्रामोलिकुलर लुईस एसिड लुईस बेस इंटरेक्शन हो सकता है। और अगर इंट्रामोलिकुलर लुईस एसिड लुईस बेस इंटरेक्शन पॉसिबल है तो दूसरी कंडीशन देख लो कि एक सेकंड पीरियड एलिमेंट है और दूसरा थर्ड पीरियड एलिमेंट है, इसका मतलब यहां पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। अच्छा चलो, इसी के जैसा एक और एग्जांपल दे देते हैं। PCl3, क्या इसमें बैक बॉन्डिंग है क्या? PCl3 में बताओ बेटा, बैक बॉन्डिंग है क्या? PW वालों के क्लास के बीच में फोन आ रहे हैं कि क्लास अटेंड कर रहे हो क्या? चेक कर रहे हैं ना? बताओ बेटा, PCl3 में बैक बॉन्डिंग है या नहीं? नहीं है? रीजन बताओ, रीजन 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 रीजन। PF3 में, PCl3 में बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं है? रीजन बताओ। अरे रीजन बताओ ना, इसमें क्यों बैक बॉन्डिंग नहीं है भाई? इसको तो पता है, तुम देखते ही मना कर दो कि इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं है सर। देखते ही क्यों मना कर दो? दोनों ही थर्ड पीरियड एलिमेंट हैं, ये भी, ये भी, दोनों थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैं। और दोनों अगर थर्ड पीरियड एलिमेंट है तो एक तो सेकंड पीरियड का होना ही चाहिए, एक सेकंड पीरियड का जरूरी है। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब नो बैक बॉन्डिंग। ठीक है? ऐसे ही देखो, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल बेटा, सीओ। सीओ का मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर बताया था केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है? कार्बन ने अभी दो बॉन्ड बनाए, इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास एक लोन पेयर है। तो लुईस एसिड लुईस बेस इंटरेक्शन है, लुईस एसिड लुईस बेस इंटरेक्शन है, इसका मतलब ऑक्सीजन। और इसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 आता भी ऐसे ही, ये तीसरा बॉन्ड जो बनता है, एक ये पाइडेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पाइडेटिव बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब बैक बॉन्डिंग है। इसका मतलब सीओ मॉलिक्यूल में भी बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, सीओ मॉलिक्यूल में भी बैक बॉन्डिंग है। आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है। अरे यार, मुझे ना एक बात याद आई कि मेरे को है ना, कोऑर्डिनेशन में तुम लोगों को वो एक्सेप्शन वाले केसेस लिखवाने थे, है ना, वो वाले कि कोबाल्ट+3 के साथ, और कोई भी ऑक्सीजन डोनर है जैसे कि ऑक्सलेट है या H2O एज अ लिगेंड लगा हुआ है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं। ये शायद अपन ने नहीं लिखा उसमें, है ना? कोऑर्डिनेशन में है ना, शायद से ये वाले पॉइंट अपन ने नहीं लिखे, लास्ट में लिखने थे। बट ये पता नहीं कैसे रह गए, ये बातों के चक्कर में रह गए होंगे। तो ये वाले पॉइंट एक काम करेंगे अपन, या तो तुम अभी लिख लो, अभी इनको नोट डाउन कर लो, है ना? ये अभी मैं जब सुबह 3.2 की क्लास ले रहा था ना, तब मुझे याद आया कि यार तुम लोगों को शायद ये वाले पॉइंट मैंने लिखवाया नहीं, भूल गए ये वाला पॉइंट लिखवाना। तो तुम्हारे जो कोऑर्डिनेशन के नोट्स हैं, ये चैट को क्या हो गया? चैट कैसे रुक गई तुम्हारी? है भाई?
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये वाला पॉइंट ऐड जरूर कर लेना तुम लोग, है ना। वैसे तो ये पॉइंट उल्टा रिस्की हो जाता है ना, ये पॉइंट थोड़ा सा रिस्की हो जाता है हमारे लिए। तो जितना सिलेबस में है ना, मैं तुम्हें सिर्फ उतना लिख के दे रहा हूँ। ये वाला तो अपने सिलेबस में है कि कोबाल्ट+3 के साथ बेटा अगर H2O लगे हुए हैं या फिर ऑक्जेलेट लगे हुए हैं, तो होने को तो ये कैसे होते हैं बेटा, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, लेकिन ये बिहेव कैसे करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। कोबाल्ट+3 के साथ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। तो कभी आपसे अगर COH2O6 ऐसे पूछा जाए या फिर ऐसे पूछा जाए बेटा, तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आना चाहिए, देखो वीक फील्ड लिगेंड है, D6 कॉन्फ़िगरेशन है और वीक फील्ड लिगेंड है, तो आना क्या चाहिए था, sp3d2। बट ये पॉइंट याद रखना, तो sp3d2 आना चाहिए था, लेकिन आता नहीं है। आंसर क्या आता है हमारा, D2sp3 आता है। मतलब इसमें पेयरिंग होती है, वाटर और ऑक्जेलेट इसमें पेयरिंग करवा देते हैं। ठीक है, इसको लिख लो वहां पर, ये एक पॉइंट रह गया था अपना, तो इसको लिख लो। इसके अलावा भी है वैसे, अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है बट वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर जाता है, बट वो वाला पॉइंट अपन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो अपनी एनसीईआरटी में नहीं है, तो तुम कंफ्यूज ना हो बाद में, इसके लिए उसको हम छोड़ रहे हैं। चलो बेटा वापस आते हैं पॉइंट पे। ये हो गई बैक बॉन्डिंग। अब एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल बैक बॉन्डिंग का और ले लो। ट्राइसिलाइल अमाइन, ट्राइसिलाइल अमाइन इसको बोलते हैं ट्राइसिलाइल अमाइन। अगर इसकी जगह पे CH3 होता, इसकी जगह पे CH3 होता, तो इसको बोलते हैं ट्राइमिथाइल अमाइन। ठीक है, और अगर इसकी जगह पे SiH3 लगा हुआ है तो ये हो गया ट्राइसिलाइल अमाइन। तो देखो बेटा नाइट्रोजन है, इस पे 3CH3 लगे हुए हैं, 3CH3 लगे। यार तुम्हारी चैट को क्या हो गया यार, चैट तुम्हारी बंद सी हो गई है, चैट कैसे बंद हो गई है भाई। रुको जरा 1 मिनट। वैसे तो ज्यादा अच्छे लग रहे हो तुम लोग ऐसे चैट बंद में, बट कोई ना, चलो। अभी देखो बेटा नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर देने के लिए, है ना, ये लोन पेयर दे सकता है, पर क्या कार्बन के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल है, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, इसके बाद इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। बताया था ना, कार्बन जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल रहेगा, और कार्बन ने अगर 4 बॉन्ड बना लिए तो इसके पास कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब पहली कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रही है, लुईस एसिड लुईस बेस इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा, मतलब बैक बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन यहां पर ट्राइसिलाइल अमाइन में नाइट्रोजन लोन पेयर लिए हुए है और SiH3 लगा हुआ है बेटा इस पर, और SiH3 एक थर्ड पीरियड एलिमेंट है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि इसके पास वेकेंट 3D ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, वेकेंट 3D ऑर्बिटल्स अगर अवेलेबल हैं तो उसमें नाइट्रोजन देकर अपना लोन पेयर बैक बॉन्डिंग कर सकता है। और अगर इसमें बैक बॉन्डिंग हो सकती है तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, एक सेकंड पीरियड का होना चाहिए, दूसरा थर्ड पीरियड का होना चाहिए, या सेकंड पीरियड का होना चाहिए, तो एक सेकंड पीरियड का है और दूसरा थर्ड पीरियड का है, यानी कि इसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। और बैक बॉन्डिंग अगर पॉसिबल है तो बेटा ट्राइसिलाइल अमाइन में अगर अभी आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो क्या नजर आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन एक लोन पेयर 3 सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन क्या नजर आ रहा है, sp3 नजर आ रहा है, पर इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग होती है।
तो बैक बॉन्डिंग से क्या हो गया सर, उससे क्या फर्क पड़ा? उससे फर्क ये पड़ा कि ये जो लोन पेयर था अमोनिया के पास, यहां पर ऐसे झंडे की तरह लहरा रहा था ये। इसने जैसे ही देखा इधर वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है, तुरंत नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इधर दिया और उसको क्या बना दिया, पाई बॉन्ड बना दिया। वो लोन पेयर अब क्या बन गया बेटा, पाई बॉन्ड बन गया। और पाई बॉन्ड बन गया, एक बार इधर दिया जा सकता है, एक बार इधर दिया जा सकता है, एक बार इधर दिया जा सकता है, एक 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 तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी कि वो पाई बॉन्ड इधर 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 तीनों जगह डिलोकलाइज हो रहा है। तो ये आपको कुछ इस तरीके से डिलोकलाइज्ड मिलेगा। कैसे मिलेगा बेटा, नाइट्रोजन सिलिकन सिलिकन सिलिकन। तो नाइट्रोजन का वो लोन पेयर, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब आ रहा था, जब वो लोन पेयर काउंट हो रहा था हाइब्रिडाइजेशन में। अब वो लोन पेयर गया, वो लोन पेयर गया और पाई बॉन्ड बन गया और डीलोकलाइज हो गया वो तो इन तीनों जगहों पर। ठीक है, अब सिर्फ 3 सिग्मा नजर आ रहे हैं, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन अब क्या नजर आ रहा है बेटा, sp2। इसीलिए तो इसको ट्राइगोनल प्लेनर हमने बनाया है, इसलिए ही तो इसको हमने ट्राइगोनल प्लेनर बनाया है। तो अगर ट्राइसलाइल अमाइन में आपसे कोई हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन पूछे तो वो क्या आएगा, sp2 आएगा बेटा, sp3 नहीं आएगा। और यहां पर n और si के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 1 नहीं 1.33 मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है क्या, जैसे bf3 में मिला था बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, ये हो गई बैक बॉन्डिंग की बात, है ना। अब इससे रिलेट करके क्वेश्चन तुमसे कैसे पूछे जाएंगे, देखना जरा, इससे रिलेट करके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ये लिख लिया, लिखो इसको फटाफट से। यार तुम्हारी चैट बंद हो गई है यार, तुम ठीक तो हो ना तुम लोग, मुझे फिक्र से हो जाती है कभी कभी तुम लोगों की। हम्म, हो गई चैट वापस चालू हो गई। आ गए नालायकों, आ जाओ, आ जाओ। OSiH3 होल ट्वाइस में भी यही होगा बेटा, OSiH3 होल ट्वाइस में भी यही होगा। हाँ मैं तो घबरा गया था, मैंने कहा यार जिंदा भी हो कि नहीं तुम लोग। हाँ जिंदा हो, जिंदा हो। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, हाँ NI नहीं N आएगा उधर। हाँ बिल्कुल बेटा। अब देखो क्वेश्चन, कंपेयर BF बॉन्ड लेंथ। कंपेयर क्यों करें अपन, तो मैक्सिमम पूछ लेते हैं ना, मैक्सिमम BF बॉन्ड लेंथ किसमें है, मैक्सिमम BF बॉन्ड लेंथ किसमें है। ऑप्शन है BF3, BF4 नेगेटिव, बताओ, बताओ बेटा। मतलब ना हमारे साथ रहना, हमारे बिना तुम लोग नहीं रहोगे तो, तुम लोग नहीं तो मतलब हम लोग नहीं, तुम्हारे बिना हमारा क्या ही अस्तित्व होगा, है ना। इसलिए कि तुम लोग रहोगे, तुम्हें डांटते रहेंगे, तुम्हारी गुद्दी उद्दी मरोड़ते रहेंगे, तो चलता रहेगा हमारा काम, है ना। अब तुम लोग नहीं रहोगे तो डांटेंगे किसको, फिर मजा कैसे आएगा जीवन में।
किसकी गुद्दी पकड़ेंगे हम? देखो अब इसमें आपको बी एफ बॉन्ड लेंथ अगर कंपेयर करनी है कि बी एफ थ्री में और बी एफ फोर नेगेटिव में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो ये है बी एफ थ्री और ये है बेटा बी एफ फोर नेगेटिव। बी एफ फोर नेगेटिव में एक एफ नेगेटिव आया और उसने बोरोन को लोन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। और तुमको मैंने ऐसे बोल ही रखा है कि भाई बोरोन जब भी चार बॉन्ड बनाए तो उस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, है ना। अब देखो बी एफ थ्री में क्या हो जाती है बेटा, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग की वजह से इसमें बॉन्ड ऑर्डर जो आता है वो आता है 1.33, अभी आपको मालूम है, ठीक है। अब यहां पर बोरोन देखो बेटा चार फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, यानी कि बोरोन ने चार बॉन्ड बना रखे हैं। बोरोन ने चार बॉन्ड बना लिए तो कोई भी सेकंड पीरियड एलिमेंट मैक्सिमम चार ही बॉन्ड बना सकता है। और अगर चार बॉन्ड बना लिए तो अब इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं बचा। वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है इसका मतलब इसके पास बीबी नहीं है। नो बैक बॉन्डिंग विल बी प्रेजेंट इन बी एफ फोर नेगेटिव। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया था, तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना मिलेगा, वन ही मिलेगा। यहां पर बोरोन और फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा। तो इधर बॉन्ड ऑर्डर वन है, उधर बॉन्ड ऑर्डर वन से ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा हो जाएगी बेटा, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा हो जाएगी, बी एफ फोर नेगेटिव की। किसकी ज्यादा हो जाएगी, बी एफ फोर नेगेटिव की। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे दूं, ये एम्स का क्वेश्चन है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन एंड ऑक्सीजन इन बोरिक एसिड, इन बोरिक एसिड। बताओ बेटा। बताओ। सर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से बी एफ थ्री का नहीं होना चाहिए क्या, पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में इन्वर्स का रिलेशन होता है ना। सर सिनर्जिक बॉन्डिंग और बैक बॉन्डिंग में कुछ डिफरेंस होते हैं क्या या सेम ही होता है? सिनर्जिक बॉन्डिंग और बैक बॉन्डिंग सेम ही है बेटा। सिनर्जिक बॉन्डिंग बस कॉम्प्लेक्सेस में हमें देखने को मिलते हैं, है ना। सिनर्जिक बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्सेस के केस में हम जो बैक बॉन्डिंग हो रही है ना उसको बस सिनर्जिक बॉन्डिंग बोल देते हैं, है ना। बाकी बैक बॉन्डिंग वही है, सिनर्जिक बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग सेम ही कंसेप्ट है, बस वो अलग कंपाउंड्स में इसलिए हमने उसको अलग नाम दे रखा है। और बैक बॉन्डिंग जो है वो स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस है, ये आपको मालूम ही है ना। ये स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस होता है, स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। बैक बॉन्डिंग इज द स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। हाँ भाई, क्या आंसर आया सभी का? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन ऑक्सीजन एस3BO3, क्या आंसर आ जाएगा?
ए आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, अरे वाह, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो कैसे आएगा? देखो, H3BO3 में बोरोन से 3 OH लगे होते हैं, और बोरोन से 3 OH लगे हुए हैं, तो बोरोन के 3 सिग्मा है बेटा। 3 सिग्मा बोले तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के बाद 2 सिग्मा 2 लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन का आना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन बोरोन ने 3 बॉन्ड बनाया, उसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है। वेकेंट ऑर्बिटल है और वो सेकंड पीरियड का है। ये लुइस बेस है, इसके बाद लोन पेयर है, तो पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, इंट्रामोलिकुलर लुइस एसिड लुइस बेस इंटरेक्शन हो रहा है। और दूसरी कंडीशन, एक सेकंड पीरियड का, दूसरा भी सेकंड पीरियड का, इसका मतलब इसमें भी बैक बॉन्डिंग होगी। और अगर इसमें भी बैक बॉन्डिंग होगी तो इसका लोन पेयर गया, और इसका लोन पेयर अगर गया तो अब एक ही लोन पेयर बचेगा और 2 सिग्मा, यानी कि इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसीलिए तो बोरिक एसिड ऐसा प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसमें बोरोन और ऑक्सीजन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp2 रहेगा। तो आंसर क्या जाएगा हमारा? 1। ठीक है, आया समझ में? तो ये था बेटा बैक बॉन्डिंग और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। लिख लिया? अब देखो नेक्स्ट। हेडिंग डालो, ब्रिज बॉन्डिंग। हेडिंग डालो बेटा, ब्रिज बॉन्डिंग। हेडिंग डालो, ब्रिज बॉन्डिंग। लिखा? अब देखो, ब्रिज बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो हमने देखा था BF3 में बैक बॉन्डिंग होती है। अगर मैं बेटा BH3 की बात करूं तो क्या इसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है? वेकेंट ऑर्बिटल तो है लेकिन लोन पेयर नहीं है, नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर मैं AlH3 की बात करूं बेटा तो क्या इसमें बैक बॉन्डिंग हो सकती है? इसके पास लोन पेयर ही नहीं है, वेकेंट ऑर्बिटल तो है लेकिन लोन पेयर ही नहीं है, बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। क्या AlCl3 में बैक बॉन्डिंग होगी? क्या देखना जरा, मुझे एक बात बताओ, क्या AlCl3 में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है? चेक करके बताना जरा। कि एल्यूमिनियम है, 3 बॉन्ड बनाएगा तो एक वेकेंट ऑर्बिटल इसके पास रहेगा। क्लोरीन है भाई, क्लोरीन के पास तो लोन पेयर होता ही है। ठीक है, तो यहां पर पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है, इंट्रामोलिकुलर लुइस एसिड लुइस बेस इंटरेक्शन तो हो रहा है। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है हमारी? कि एक सेकंड पीरियड का और दूसरा सेकंड या थर्ड पीरियड का होना चाहिए। इसका मतलब इसमें नो बीबी विल बी प्रेजेंट, बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। और बैक बॉन्डिंग नहीं होगी बेटा, तो इसका मतलब बीबी नहीं तो स्टेबिलिटी नहीं। अब ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको तो स्टेबिलिटी चाहिए ना, यानी कि बीबी तो चाहिए पर पॉसिबल ही नहीं हो पा रही है। क्या करें, क्या करें? ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल है, देखो इसमें बताओ तुम लोग, AlF3, इसमें बैक बॉन्डिंग है या नहीं? चलो बताओ फटाफट से बताओ। AlF3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जल्दी से बताओ क्या इसमें बैक बॉन्डिंग होगी? कितने लोग बोलते हैं यस इसमें बैक बॉन्डिंग होगी? चलो पोल में बताओ फटाफट से। जितने लोग इसमें बैक बॉन्डिंग अगर है तो थम्स अप,
और नहीं है तो थम्स डाउन। बताओ बेटा जल्दी से। हाँ जी, इसमें बैक बॉन्डिंग है या नहीं? हाँ, 71% लोग बोल रहे हैं कि बैक बॉन्डिंग इसमें है। और ये आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि AlF3 में, अरे सर देखो कंडीशन फॉलो तो हो रही है। इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है, एक सेकंड पीरियड का है, एक थर्ड पीरियड का है, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है ना? हो तो रही है। लेकिन इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि ये कोवेलेंट नहीं है। ये तो आयनिक कंपाउंड है ना भाई। AlF3 इज आयनिक इन नेचर। AlF3 में ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बने हुए हैं, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है Al+3 और 3F नेगेटिव। इसका तो अलग ही लेवल चल रहा है स्टेबिलिटी का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट है। इसको रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, ये मोह माया बहुत ऊपर उठ चुका है। ये बोल रहा है बीवी बीवी जो है वो तुम रखो अपने पास, अपने को नहीं चाहिए कुछ भी, है ना? तो बेटा बैक बॉन्डिंग कोवेलेंट कंपाउंड का कंसेप्ट है। कोवेलेंट कंपाउंड्स में हमें बैक बॉन्डिंग देखने को मिलती है, आयनिक कंपाउंड्स में बैक बॉन्डिंग नहीं होती है। इसलिए AlF3 नो बैक बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड है। ठीक है ना? अब वो 71% तुरंत 17% हो जाएंगे, 71 का 17 हो जाएगा। तो हाँ हाँ सर, मैं तो यही बोल रहा था कि AlF3 में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, मेरा तो सही है। ठीक है। अब देखो, अब AlCl3 में इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हुई। अब वो तो स्टेबल हो गया, वो तो आयनिक है, इसका छोटे भाई की तरह है, वो तो स्टेबल है, आयनिक है। और ये बेचारा ये अनस्टेबल हो रखा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बैक बॉन्डिंग तक नहीं है। तो अब क्या करे स्टेबल होने के लिए? तो ये AlCl3 क्या करता है बेटा? ये AlCl3 डाइमर बना लेता है दूसरे मॉलिक्यूल से। क्या कर लेता है ये? डाइमर बना लेता है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के। तो अब ये इस एक AlCl3 ने दूसरे AlCl3 से बोला, देख भाई, भाई ही भाई के काम आएगा, बाकी सब स्टेबल होते जा रहे हैं, एक काम करते हैं तू और मैं मिलके कुछ ऐसा जुगाड़ करते हैं कि अपन लोग भी स्टेबल हो जाएं। तो यहां पर ये क्लोरीन इस एल्यूमिनियम को तो देकर पाई बॉन्ड नहीं बना पा रहा था, क्योंकि वीक बैक बॉन्डिंग हो रही थी। तो ये इसको नहीं दे सकता, तो क्या हुआ, इसको तो दे सकता है। दूसरे AlCl3 के एल्यूमिनियम को अगर देगा तो सिग्मा डेटिव बॉन्ड बनाएगा, और सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रांग होता है। इधर तो पाई बॉन्ड बन रहा था इसलिए वीक था, अगर उसको देगा तो सिग्मा बनेगा और स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। तो इस एल्यूमिनियम ने इस एल्यूमिनियम के Cl को बोला कि भाई तू मुझे लोन पेयर दे और मेरा वाला तुझे देगा। ऐसे दोनों मिलके अपन, है ना? अब देखो, इसने इसको लोन पेयर दिया बेटा, तो इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो रखे थे, दो और आ गए, 8 हो गए। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। दोनों ने डाइमर बनाया। डाइमर मतलब दो सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, तो डाइमर फॉर्मेशन हो गया। तो यहां पर AlCl3 जो है बेटा स्टेबलाइज होने के लिए क्या करता है? यहां पर वो डाइमर फॉर्मेशन करता है। AlCl3 एग्जिस्ट एज Al2Cl6। कैसे एग्जिस्ट करेगा? Al2Cl6। आ रही है बात समझ में? सर आपको अनमोल कुमार याद है? लास्ट अनमोल कुमार कौन बेटा? अनमोल कुछ किया होगा उसने जरूर, तभी।
है ना। तो यहां पर डाइमर फॉर्मेशन से उसने स्टेबिलिटी गेन की है। तो देखो देखो देखो, इनऑर्गेनिक ने क्या सिखाया था कि बीबी आएगी तो स्टेबिलिटी लाएगी, है ना। अब इसमें तो बीबी पॉसिबल नहीं है, मतलब बैक बॉन्डिंग इसमें पॉसिबल नहीं है। तो अगर एक बीबी इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बीबी ले आए। कैसे ले आए? देखो यहां पर ऐसा नहीं लग रहा कि ये सीएल जो है इन दोनों एल्यूमिनियम के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है, इसने इन दोनों एल्यूमिनियम के बीच में ब्रिज बना रखा है। तो यहां पर ये जो बॉन्ड प्रेजेंट है, ये जो लिंकेज प्रेजेंट है ना, एल सी एल एल, ये एक ब्रिज बॉन्ड कहलाता है बेटा। यानी कि Al2Cl6 में ब्रिज बॉन्डिंग प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा? ब्रिज बॉन्डिंग। तो एक बीबी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दूसरी बीबी ले आएंगे, पर स्टेबिलिटी जरूर चाहिए, स्टेबिलिटी जरूर लाएंगे। आ गई बीबी, आ गई स्टेबिलिटी, आ गया मजा। बादाम चूड़ा याद है? हाँ, बादाम चूड़ा याद है, वो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलता। बिल्कुल याद है बेटा। मेरे उस दोस्त की इतनी मार लगाई थी ना हम सब ने मिल के कि साढ़े बादाम चूरा के नाम पे मूंगफली खिलाता है, बादाम कहाँ है इसमें? वो बेचारा, अरे यही तो बादाम है। मिसकम्युनिकेशन हो गया है थोड़ा, है ना। तो बेटा देखो, ये कहलाती है ब्रिज बॉन्डिंग। अब ब्रिज बॉन्डिंग क्या होती है, देखो सुनो मेरी बात। ब्रिज बॉन्डिंग ऐसे मॉलिक्यूल जो बैक बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं, स्टेबिलिटी के लिए वो ब्रिज बॉन्डिंग की तरफ जाते हैं। और ब्रिज बॉन्डिंग दो प्रकार से होती है। ब्रिज बॉन्डिंग दो प्रकार से होती है। ब्रिज बॉन्डिंग एक होती है थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। पहले ही बोल रहा हूं, अगर बाद में किसी ने ये बकवास करी, इसको 3 कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोला, बहुत मार लगाऊंगा, गुद्दी मरोड़ूंगा 3 बार। ठीक है, थ्री सेंटर है ये, इसको कार्बन अगर किसी ने बोला। और ऐसी होती है बेटा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ब्रिज बॉन्डिंग जो अभी अपन ने AlCl3 में देखी है, ऐसे ही एक और टाइप की ब्रिज बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ठीक है। तो ब्रिज बॉन्डिंग होती है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, ये दो प्रकार की ब्रिज बॉन्डिंग होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्डिंग, इसका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि हमारे सिलेबस में भी है, वो है बेटा Al2Cl6। Al2Cl6 जो मॉलिक्यूल है बेटा, ये AlCl3 का डाइमर है। ये AlCl3 का डाइमर है। AlCl3 का डाइमर है। AlCl3 क्योंकि अनस्टेबल था, तो स्टेबल होने के लिए उसने दूसरे AlCl3 के साथ डाइमर बना लिया। ठीक है, कैसे? देखो जरा ध्यान से, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, है ना, वेकेंट ऑर्बिटल है ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पर बैक बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा क्योंकि दोनों थर्ड पीरियड वाले हैं। तो इसने दूसरे AlCl3 के Cl से एक लोन पेयर ले लिया और सिग्मा डेटिव बॉन्ड बना लिया। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं बेटा, देखो यहां पर भी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, यहां पर भी तो लुईस बेस लुईस एसिड इंटरेक्शन हो रहा है, तो क्या ये बैक बॉन्डिंग है? क्या हम इसको बैक बॉन्डिंग बोल सकते हैं? हाँ, क्या ये बैक बॉन्डिंग है? अरे बताओ ना नालायकों तुम लोग, मैं यहाँ पे हम मतलब डाइमराइजेशन डिस्कस कर रहे हैं, ब्रिज बॉन्डिंग हो रही है, और उधर बहुत भारी डिस्कशन चैट में चल रहा है कि गुद्दी का मतलब क्या होता है। सुधर जाओ नालायकों।
ये बैक बॉन्डिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिग्मा कोऑर्डिनेट बन रहा है। सिग्मा डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन बैक बॉन्डिंग नहीं होता है, पाई डेटिव बनना चाहिए, इंट्रा मॉलिक्यूलर होना चाहिए। ये तो दो मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है ना, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, पाई डेटिव बनेगा तभी मैं बैक बॉन्डिंग बोलूंगा। राधे राधे, आ रही है बात समझ में? तो यहां पर इसने इसको दिया, इसने इसको दिया। अब ये जो लिंकेज अपने को यहां पर नजर आ रहा है बेटा, देखो एल्यूमिनियम सीएल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सीएल एल्यूमिनियम, ये जो लिंकेज होता है बेटा, ये कहलाता है एक ब्रिज बॉन्ड। और ये है एक 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन कैसे? देखो 3 एटम नजर आ रहे हैं इसमें, 3 न्यूक्लियस है, मतलब इस बॉन्ड के 3 सेंटर हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर इन दोनों के बीच में थे, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां इन दोनों के बीच में है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे? 4। तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सिमिलरली ये वाला भी 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, नीचे वाला भी 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से Al2Cl6 का स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? इसकी वजह से Al2Cl6 का स्ट्रक्चर हमें ऐसा देखने को मिलता है। देखो यहां पर एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है बेटा, बताना जरा। एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है? अगर AlCl3 में हाइब्रिडाइजेशन में निकालता तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है ना, लेकिन क्योंकि ये Al2Cl6 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब एल्यूमिनियम ऐसा नहीं लग रहा आपको, 4 बॉन्ड बना लिए इसने, 4 बॉन्ड बना लिए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बेटा? sp3 आएगा। यानी कि अब ये मॉलिक्यूल प्लेनर तो नहीं रह जाएगा, ये तो प्लेनर था लेकिन अब ये प्लेनर नहीं रहेगा। तो आपको अगर स्ट्रक्चर बनाना है Al2Cl6 का, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है बेटा, है ना। एक एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम से ऐसे 2 Cl जुड़े हुए हैं, ये एक Cl यहां पर और एक Cl यहां पर, 2 Cl, और ऐसे इससे 2 Cl जुड़े हुए हैं ऐसे। ठीक है, ये सारे के सारे एटम एक ही प्लेन में हैं, ये सारे के सारे एटम्स एक ही प्लेन में हैं, और जो बीच वाला Cl है वो इस प्लेन के अबव और नीचे वाला इस प्लेन के बिलो। जो तीसरा Cl है, जैसे ये जो प्लेन आपको नजर आ रहा है, ये ऐसे मान लो, तो एक प्लेन में एल्यूमिनियम Cl, मतलब ये एल्यूमिनियम, ये Cl, ये Cl, ये एक ही प्लेन में इस तरीके से लगे हुए हैं। ऐसे ही वो वाला एल्यूमिनियम, एक Cl एक Cl, एक Cl ऐसे ऊपर से लगा हुआ है और एक ऐसे नीचे से लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको बेटा ये 2 Cl बाहर हैं, बाकी सब एक ही प्लेन में है, तो आपको एक प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम्स नजर आ रहे हैं? एक प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम्स नजर आ रहे हैं, बताना जरा, बताओ जल्दी। बताओ भैया जल्दी से। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। एक प्लेन में नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? 6। कौन कौन से? देखो, एक, एक, दो, तीन, ये तीनों इसी प्लेन में हैं। 4, 5, 6, टोटल 6 एटम आ गए एक ही प्लेन में। ठीक है, अब इसमें आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं बेटा, है ना, जैसे कि एंगल पूछ लेगा कि ये वाला एंगल बताओ, ये वाला और ये वाला एंगल, कौन सा एंगल बड़ा होगा? तो हमेशा याद रखना, बाहर वाला जो एंगल होता है वो हमेशा बड़ा होता है, ये लगभग 118 डिग्री के अराउंड होता है एंगल, और ये ऑलमोस्ट 79-80 डिग्री के अराउंड होता है, वैल्यू याद नहीं रखनी है। ठीक है, ये 118 डिग्री का एंगल होता है और ये ऑलमोस्ट 78 या 79 डिग्री के आसपास का एंगल होता है। ठीक है, बट वैल्यू याद नहीं रखनी है। आपको ऐसे पूछ सकता है कि यह वाला एंगल बड़ा है या ये वाला एंगल बड़ा है, तो याद रखना, कोई भी डाइमर हो,
कोई सा भी डाइमर हो, अभी अपन जैसे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले भी पढ़ेंगे, उसमें भी ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे, तो हमेशा याद रखना ऐसे में बाहर वाला एंगल ज्यादा रहेगा, बाहर वाला एंगल ज्यादा रहेगा। और ये जो ब्रिज बॉन्ड है, ब्रिज बॉन्ड हमेशा लॉन्गर भी होते हैं और स्ट्रॉन्गर भी होते हैं, क्योंकि स्पेशल टाइप के बॉन्ड है ये। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। क्या कि जब भी ऐसे डाइमर बनेंगे तो इसमें बाहर वाला एंगल, जैसे कि वो आपसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कंपेयर करवा ले, तो आप क्या बोलोगे, ये वाला एंगल ज्यादा है। वैल्यू कभी भी नहीं पूछेगा, टेंशन नॉट। ठीक है, ये वैल्यू पूछने का काम जेई मेन वाले करते हैं, जेई मेन कुछ भी आलतू फालतू वैल्यू पूछते रहते हैं, है ना। कि उनका सीधा सा मकसद है कि रटो बस एनसीईआरटी, हमें कुछ नहीं पता, है ना। पर अभी तक हमने नीट में एक आधा क्वेश्चन ऐसा आता है, ज्यादा नहीं आते, उसमें बहुत सारे आते हैं। तो बाहर वाला एंगल बड़ा रहेगा, और जो ये ब्रिज बॉन्ड है ये लॉन्गर भी होता है और स्ट्रॉन्गर भी होता है। स्ट्रॉन्गर क्यों होता है, क्योंकि भाई एक बॉन्ड में देखो ना, 3-3 एटम्स है, 3-3 एटम का अट्रैक्शन है, 3-3 न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, इसीलिए बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं। और लॉन्गर इसलिए होते हैं क्योंकि 2 एटम मिलके खींच रहे हैं इसको, इस बॉन्ड को। ये जो बॉन्ड बना है, इस सीएल से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, इस सीएल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों एल्यूमिनियम मिलकर खींच रहे हैं, इसलिए इसकी लेंथ ज्यादा होती है। तो लेंथ भी ज्यादा है और स्ट्रेंथ भी ज्यादा है यहां इस केस में। ठीक है, चलिए, तो ये था Al2Cl6। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास इसके। जैसे कि ये एग्जाम्पल था पहले हमारे सिलेबस में था, पर अब ये हट गया है। BeCl2 जो है बेटा, ये वेपर स्टेट में अलग तरीके से एग्जिस्ट करता है, Be2Cl4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये BeCl2 वेपर स्टेट में ऐसे एग्जिस्ट करता है बेटा, Be2Cl4, मतलब डाइमर की फॉर्म में। और ये सॉलिड स्टेट में अलग तरीके से एग्जिस्ट करता है, ये सॉलिड स्टेट में पॉलीमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, ऐसे। कैसे करता है देखो, अभी बताते हैं। BeCl2 वेपर स्टेट में अगर अपन बात करें तो ये इस प्रकार से मिलता है अपने को। बेरिलियम है, ये Cl है, ये Cl है, ये एक BeCl2 है, बेरिलियम है, ये Cl है, ये Cl है, ये इसने इसको दिया, ये इसने इसको दिया, डाइमर बना लिया, डाइमर बना लिया इस तरीके से। ठीक है, नोट नहीं करा था क्या ये नोट, अरे यार ये नोट करो ना जल्दी से। जल्दी लिखो बेटा इसको। दाल बाटी चूरमा याद है सर, दाल बाटी चूरमा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, हमारे यहाँ हर संडे दाल बाटी तो बनती ही बनती है, बीच बीच में चूरमा भी बना लिया करते हैं हम। वो क्या याद रखना, वो तो खून में है। ठीक है, तो ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा। अब अच्छा देखो, बेरिलियम ने अभी 3 ही बॉन्ड बनाए, मतलब इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल अभी भी है। वेपर स्टेट में ये डाइमर ही बनाता है, ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया ना, तो अभी भी इसके 3 ही बॉन्ड हो रहे हैं, अभी भी इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। और इधर Cl के पास देखो बेटा, लोन पेयर भी है। इंट्रामोलिकुलर लुईस एसिड लुईस इंटरेक्शन हो रहा है, एक सेकंड पीरियड का एक थर्ड पीरियड का भी हो रहा है, यानी कि इसमें बेटा ध्यान अगर दोगे तो तुम्हें पता है क्या पता चलेगा, तुम्हें ये पता चलेगा कि इसमें ब्रिज बॉन्डिंग भी है और बैक बॉन्डिंग भी पॉसिबल है। इसका मतलब ये वो मॉलिक्यूल है जिसके पास दो दो बीबी है, बैक बॉन्डिंग भी है और ब्रिज बॉन्डिंग भी है। वाह भाई, BeCl2 वेपर स्टेट मजे कर दिए, BeCl2 वेपर स्टेट ने तो मजे कर दिए, दो दो बीवी है भाई इसके पास, देख लो ये किस्मत है इसकी। और देखो BeCl2 अगर सॉलिड स्टेट में हम बात करेंगे तो ये हमें ऐसे पॉलीमर स्टेट में मिलता है बेटा।
देखो यहां पर बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, यहां पर बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। यहां पर बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp3। ठीक है, वैसे तो सिलेबस से हट गया, ये एस ब्लॉक में था, एस ब्लॉक में था तब पूछा जाता था इसके बारे में, इसका हाइब्रिडाइजेशन, BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता था, है ना। एक मॉलिक्यूल और है, फटाफट से लिख लो। सोनाली बोल रही है कि सर वेपर है, उड़ते उड़ते मिल गई होगी एक और। सर प्लीज मिस लिली को अनब्लॉक करवा दो। अरे हाँ, इसके लिए मैंने बोला तो था, इसको ब्लॉक कर दिया था मैंने, इसके लिए बोल तो दिया था। अभी तक अनब्लॉक नहीं हुई क्या ये, रुक जाओ। रुकना एक मिनट जरा, हाँ। चलो भाई, ये लिख लिया सभी ने। नेक्स्ट, एक और एग्जाम्पल है ICl3। ICl3 मॉलिक्यूल भी बेटा डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, I2Cl6 की फॉर्म में, ये भी डाइमर बनाता है। ये जो डाइमर बनाता है ये कुछ इस प्रकार से बनाता है, ये कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, बट फिर भी बीबी आएगी तो स्टेबिलिटी लाएगी, ऐसा इसको भी मालूम है, इसलिए इसने भी ब्रिज बॉन्डिंग करके डाइमर फॉर्मेशन कर लिया, है ना। ये भी हालांकि अपने सिलेबस में तो नहीं है, बट देखो मुझे भरोसा नहीं है एनटीए वालों पर, इसलिए मैं तुम्हें लिखा रहा हूं और तुम लोग लिख लो। ठीक है बेटा, ICl3 आयोडीन के पास 5d ऑर्बिटल है खाली, उसमें उसने एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, अच्छा तुम लोग मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ बेटा दोनों आयोडीन का फटाफट से, इसका चित्र बना लो और मुझे फटाफट से हाइब्रिडाइजेशन दोनों आयोडीन का निकाल के बताओ। वेरी गुड, sp3 अबे नालायकों, हाइब्रिडाइजेशन भी गलत निकाल रहे हो तुम लोग। सबका गलत है, एक दो लोगों का आंसर सही आया बस। अरे गधों, लोन पेयर कौन काउंट करेगा आयोडीन के, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते ना आयोडीन के पास, इसके लोन पेयर कौन काउंट करेगा, हैं बेवकूफों। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर बना के दिया फिर भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हाइब्रिडाइजेशन, ये तो हालत हो रही तुम्हारी अभी। नालायक हो एक नंबर के सारे तुम लोग। हाँ, अब सबका sp3d2, इसमें से एक अलग ही है जो sp2 ही आंसर दे रहा है, वाह भाई।
चलो sp3 वालों का तो समझ में आता है, वो sp2 वाले की हालत क्या होगी ये सोचो। चलिए बेटा, नेक्स्ट, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को बेटा बनाना बॉन्ड भी बोला जाता है। बनाना बॉन्ड, केला बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? केला बॉन्ड। अब देखो बनाना बॉन्ड कैसे बनता है, और थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मतलब क्या है। जैसे BH3 है बेटा, BH3 मॉलिक्यूल जो है ये इतना अनस्टेबल होता है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता मोनोमर के फॉर्म में, मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता BH3। ठीक है, ये डाइमराइज होता है, और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये? डाइमर के फॉर्म में, B2H6 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये। कैसे? B2H6, B2H6 मॉलिक्यूल कैसे बना? अरे एक BH3 मॉलिक्यूल है बेटा, दूसरा BH3 मॉलिक्यूल है। अब ये तो आपको मालूम है कि इसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये गरीब, इसके पास तो लोन पेयर ही नहीं है। ठीक है, इसके पास लोन पेयर नहीं है, नहीं तो ये देता और बैक बॉन्डिंग कर लेता। पर हाइड्रोजन बेचारा शक्ल से ही गरीब, इसके पास लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो जैसे AlCl3 में हुआ था, वैसे ही, जैसे AlCl3 में हुआ था वैसे ही इधर देखो ना तुम लोग, जैसे AlCl3 में हुआ था, इसके पास लोन पेयर होता तो ये इसको दे सकता था और ब्रिज बॉन्ड बना सकता था, है ना। पर लोन पेयर होता तो वो अपने वाले बोरोन को ही दे देता, काम वहीं के वहीं खत्म हो जाता। तो अब ऐसा कुछ यहां पर नहीं हो पा रहा, है ना। ऐसा अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो अब कैसे स्टेबिलिटी गेन करे भाई? यहां पर तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाए, और ये हाईली अनस्टेबल भी है, इसको स्टेबिलिटी भी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है एक्चुअली में, ये बोरोन अब स्टेबिलिटी चाहिए तो भाई बीबी तो चाहिए, चाहे कुछ भी कर लो, बैक बॉन्डिंग या ब्रिज बॉन्डिंग, दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब ये बोरोन क्या करता है, ये लगाता है कुछ जुगाड़। क्या जुगाड़ लगाता है? ये जो हाइड्रोजन है इसको समझाना शुरू करता है कि देख भाई, अपन दोनों एक ही जैसे हैं, अगर तू ही मेरा साथ नहीं देगा तो फिर कौन देगा इस दुनिया में साथ। तो क्या करें, एक काम करते हैं भाई, देख तूने उस बोरोन के साथ जो बॉन्ड बनाया हुआ है उसके जो इलेक्ट्रॉन है ना, तू एक काम कर, शेयर तो तूने कर ही रखे हैं, और वो भी बोरोन है और मैं भी बोरोन हूं, तो अपन तीनों भाई भाई है ना। तो ऐसा करते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन जो तुम दोनों ने बीच में शेयर कर रखे हैं, ये मेरे साथ भी शेयर कर दो। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में शेयर हो रखे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन ये दोनों मिलकर इस बोरोन के साथ भी शेयर कर देते हैं। अब ये दो इलेक्ट्रॉन इस बोरोन, इस हाइड्रोजन और इस बोरोन के बीच में शेयर हो रखे हैं, इन तीनों के बीच में। सिमिलरली इसने बोला कि ठीक है भाई, अपन ऐसा कर लेते हैं, और तुम्हारे पास जो BH बॉन्ड है, इसके जो दो इलेक्ट्रॉन है, इसको तुम मेरे साथ शेयर कर दो। तो इसने कहा ठीक है भाई, ऐसा कर लेते हैं। ये इसने ऐसा कर दिया। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि देखो, एक दो तीन चार पांच छह इलेक्ट्रॉन तो इसके पास अभी ऑलरेडी थे, जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हुए, 8 हो गए। यानी कि इस बोरोन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, इस बोरोन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। तब उसका इनकम्प्लीट है, तो उसने कहा कि भाई एक टाइम पे तो एक का ही कंप्लीट हो पाएगा, तो थोड़ी देर के लिए तू कंप्लीट करना, थोड़ी देर के लिए मैं कंप्लीट करूंगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे डीलोकलाइज होते रहते हैं इन तीनों एटम्स के बीच में, ये ऐसे डीलोकलाइज होते रहेंगे, झूलते रहेंगे तीनों के बीच में। तो जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन और ये दो इलेक्ट्रॉन इस वाले बोरोन के पास आएंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये दो इलेक्ट्रॉन इस वाले बोरोन के पास आएंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो एट अ टाइम एक बोरोन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो रहा है, पहले दोनों का ही कंप्लीट नहीं हो रहा था, है ना, दोनों का ही कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर बोरोन और हाइड्रोजन इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर गए। यहां पर एक
ऐसा ब्रिज बॉन्ड बना जो तीन एटम्स के बीच में है और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन दो ही हैं, और बाकी ये जो दो बॉन्ड बने हुए हैं, ये दो, ये तो नॉर्मल बॉन्ड है, ये कहलाते हैं टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बेटा। क्या कहलाते हैं? टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और ये जो यहां पर बन रहा है, ये जो यहां पर बन रहा है, ये कहलाता है बेटा थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। और ये तो है अपना नॉर्मल टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन मतलब दो एटम है, उनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन है। एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड को टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोला जाता है। ये है थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, एक ऊपर बन गया और एक ऐसे नीचे बन गया। तो जैसे Al2Cl6 का स्ट्रक्चर बना था, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर B2H6 का बनता है बेटा। बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर B2H6 का बनता है। और ये हम डॉटेड लाइन से इसलिए बना रहे हैं बेटा क्योंकि ये कंप्लीट बॉन्ड नहीं है ना, मतलब इन दोनों के बीच में ये एक बॉन्ड नहीं है, ये आधा बॉन्ड है, क्योंकि ये बॉन्ड तीनों के बीच में डिलोकलाइज हो रखा है। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तीनों एटम के बीच में है। ठीक है, और देखो तीन एटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये बॉन्ड ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है अगर, तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही रहेगा ना। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है। तो कोई भी ऐसी स्पीशी जिसमें ये वाला बॉन्ड प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होगा। ठीक है, यानी कि B2H6, B2H6 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी हो जाएगा। इसको फटाफट से कॉपी करो। B2H6 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी हो जाएगा। B2H6 कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट है इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल हैविंग थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, लिखो बेटा, इसको फटाफट से कॉपी करो। मिस लिली बेटा, आपकी आईडी अनब्लॉक हो रही है, बट आपके नाम से ना कई लोगों की आईडी है, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हो जाएगी आज, है ना, हो जाएगी। आप मुझे आपकी जो प्रॉपर यूज़र आईडी है वो या नंबर आप सेंड करोगे तभी वो हो पाएगा, है ना। तो आपकी जो प्रॉपर यूज़र आईडी है वो सही से लिख कर भेजो, तो मैं अनब्लॉक करवा दूंगा। ठीक है, हाँ जी, लिख लिया। अब अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि
नहीं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना बेटा, उनको वो अगर गलती से ब्लॉक हो जाते तो उनको तो मैं तुरंत अनब्लॉक करवा देता हूँ, लेकिन अगर कोई जैसे ज्यादा ही परेशान कर रहा है तो उसको तो मैं बैच एक्सेस ही रिमूव करवा देता हूँ उसका तो। ठीक है ना बेटा। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका ध्यान रखा जाता है यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। तो अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हो, ये एंगल 120 डिग्री के आसपास होता है, और ये वही अपना है ना। पर अपने को एंगल याद नहीं रखने, वैल्यू याद नहीं रखनी है। ऐसे ही ये जो बॉन्ड लेंथ होगी ये और ये, अब देखो इधर बॉन्ड ऑर्डर कम है, इधर तो 1 है बॉन्ड ऑर्डर, इधर 1 से कम है ना, क्योंकि ये पूरा बॉन्ड डिलोकलाइज है इनके बीच में। तो 0.5 है ना। तो ये वाली बॉन्ड लेंथ और ये वाली बॉन्ड लेंथ ये ज्यादा रहेगी। बट याद क्या रखना अपने को, जो ब्रिज बॉन्ड होते हैं वो लॉन्गर भी होते हैं और स्ट्रॉन्गर भी होते हैं रादर देन अ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपको ये जो बॉन्ड मिलेंगे ये स्ट्रॉन्गर भी होंगे और इनसे लॉन्गर भी होंगे। और एंगल ये वाला और ये वाला, हमेशा ये बाहर वाला एंगल ही ज्यादा रहेगा। ये 120 डिग्री के आसपास होता है, ये 90 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है। ठीक है, करो कॉपी फटाफट से। एक ऊपर बनेगा और एक नीचे बनेगा, है ना। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये बाहर वाला एक्चुअली क्या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, इसलिए बाहर वाला एंगल तो 120 डिग्री के आसपास होता है। और अंदर अच्छा हाइब्रिडाइजेशन बता दो, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा दोनों बोरोन का, बताओ। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा दोनों बोरोन का, जल्दी बताओ। 4 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। ठीक है, 6 एटम इन वन प्लेन रहेंगे, वेरी गुड। ठीक है, एंगल 120 डिग्री और 97 डिग्री, है ना। ये 90 के आसपास होता है, ये 120 के आसपास होता है। ठीक है, ये 134 डिग्री होती है, ये 119 डिग्री, सॉरी 134 पिकोमीटर होती है, और ये 119 पिकोमीटर होती है। ठीक है, आपको याद नहीं रखनी लेकिन, है ना। 119 और ये हो जाएगी आपकी 134, 134 पिकोमीटर, और ये 119 पिकोमीटर, है ना। वैल्यू याद नहीं रखनी होती है, नहीं पूछेगा। चले आगे बढ़े, हो गया। ये लिखो, मैं जब तक नेक्स्ट एग्जाम्पल करवाता हूं, जैसे कि BeH2 है बेटा, या AlH3 है, ये भी Al2H6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये भी Al2Me6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। इनके स्ट्रक्चर भी आप ऐसे बना सकते हो। सिलेबस में हमारे लेकिन सिर्फ B2H6 है, तुम चाहो तो ये छोड़ भी सकते हो। सिलेबस में हमारे सिर्फ B2H6 है। ठीक है, कल से अब हम हर फैमिली की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो अपने को पता होने चाहिए। सेम स्ट्रक्चर हमें किसका मिलेगा बेटा, ठीक है। इसमें एक बात बताओ, इसमें ये BHB बॉन्ड जो है ये कौन सी ओवरलैपिंग से बना है बेटा, BHB बॉन्ड कौन सी ओवरलैपिंग से बना है। जैसे कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ये बोरोन है और ये हाइड्रोजन है, इसके बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सी ओवरलैपिंग से बन रहा है, तो ये बोरोन का तो sp3 ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, तो ये बॉन्ड sp3 और 1s ओवरलैपिंग से बन रहा है। ठीक है, ये जो ब्रिज बॉन्ड बना है ये कौन सी ओवरलैपिंग से बना है,
ये पूरा बॉन्ड, बताओ। 2p नहीं गधों, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो बोरोन का एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, बोरोन का एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस बोरोन का एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल। बोरोन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका sp3 ऑर्बिटल, इसका sp3 ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s, यानी कि ये जो ब्रिज बॉन्ड बन रहा है ये कौन सी ओवरलैपिंग से बन रहा है बेटा? sp3s, sp3 ओवरलैपिंग से। किससे बन रहा है? sp3s, sp3 ओवरलैपिंग। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स भी बना लेना। इसके अलावा वही अपना BeH2, ये भी वेपर की फॉर्म में डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब ये वेपर होता है तो ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Be2H4 की फॉर्म में। पर इसके पास दो बीबी नहीं है, इसके पास एक ही है। BeH2 जब सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो ये सॉलिड फॉर्म में पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, है ना। ये नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन, लेकिन तब एस ब्लॉक सिलेबस में था, तब पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था ये। ठीक है, तो ये डाइमर के फॉर्म में और ये पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। पर क्योंकि देखो मैं भरोसा नहीं करता, क्योंकि बहुत सी बारी क्या पुराने क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं, तो इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए बस, इसलिए तुम्हें ऊपर ऊपर से इनके बारे में बता देता हूं मैं कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, तुम्हें पता ऑलरेडी। ठीक है ना। तो ये था अपना पी ब्लॉक का शुरुआती पार्ट। अब इसके बाद बेटा हम शुरू करेंगे हमारा एनसीईआरटी वाला पार्ट। अब अपने को बस एनसीईआरटी पढ़नी है पी ब्लॉक की, है ना। 2 से 3 लेक्चर में अब आगे अपना पी ब्लॉक खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल के लिए एनसीईआरटी पढ़ के आना है। वेरी गुड, अगर पढ़ के आओगे तो बहुत ही अच्छी बात है ना। हम तो पढ़ेंगे ही, अगर आप चाहो तो कल बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली की रीडिंग करके आना। कहा क्या रीडिंग करनी है? सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज, सिर्फ कंपाउंड्स नहीं पढ़ने। ठीक है, चाहो तो आप पढ़ के आना। अगर आप पढ़ के आओगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं, मतलब शुरू क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।